वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे आदरणीय हैं। ना मेरी सियासत उनकी वजह से थी, ना उनकी सियासत मेरी वजह। जब डीलिमिटेशन जो है वो इस बुनियाद पे की जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट टू ईच सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी, ईच रीजन। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मैं जम्मू की आवाज बनने में विफल हो गया, सियासत से संन्यास ले लूंगा। तो अब चूंकि आप इतने साल आपने सियासत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और आप बीजेपी में आ रहे हैं, तो जाहिर है एक बड़ा तबका यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका विरोध करे, और अब एक ऐसा तबका है कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने लड़ना होगा। तो ये किस तरीके से आप कर पाएंगे? हम एक सियासी कार्यकर्ता है, मैं एक सियासी कार्यकर्ता जो जमीन पे काम करता है। मेरा वैसे भी एक तरीका जो है काम करने का, मैं सियासत को बैटल ऑफ आइडिया समझता हूं। मैंने जातियात की सियासत कभी नहीं की। वैसे भी दुश्मन बड़े कम मैंने बनाए, दुश्मन बन जाते हैं सियासत में, लेकिन मैंने खुद कोशिश नहीं की उनको बढ़ाने की। और जो मेरी कोशिश है, हम तो एक तुच्छ से वर्कर बन के आए हैं, लोगों के साथ काम करना है। एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी की अम्ब्रेला में काम करेंगे, जम्मू की आवाज़ बनेंगे। जम्मू की आवाज़ बनने में मुझे नहीं लगता किसी को एतराज़ होगा, किसी को दुख होगा, क्योंकि आखिर अगर कोई आदमी सियासत ही कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, तो जनाधार तो जम्मू के लिए कर रहा है ना, जम्मू के कश्मीर के लिए कर रहा है। तो जनाधार जो है वो लोगों में है, लोगों में रहना है, ये फैसला लोगों ने करना है। हम तो लोगों के पाँव की धूल हैं, उनके चरणों की धूल हैं। उनके चरणों की जो धूल होगी उसको सर और माथे पे लगाएंगे, तो उस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? लोगों के चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाएं तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि क्यों लगा रहे हो इनकी चरणों की धूल को माथे पे। हम कहेंगे भैया तुम भी ले लो। जैसे अभी ये बंगला साहब का, गुरुद्वारा का सरदार साहब आपके सामने लाए, प्रसाद लाए, तो आपको भी कहा आप भी भाई ले लो, हम भी ले लें। तो ऐसे ही धूल होगी, उसको उठा के चलेंगे। जो जो चाहेगा उस धूल को अपने चरणों में लगाएगा, क्योंकि आखिर सियासत जो है उसका मूल बिंदु जो है वो लोग हैं। और जो लीडरशिप है भाजपा की, वो इतनी सुदृढ़ है कि अगर हमने बार बार ये कहा, किसी को पसंद आए या ना आए, जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब भी यही कहते थे, जो मोदी साहब का वर्चस्व है वो लोगों के दिलों में बसे हैं। तो उन जो इनके दिलों में मोदी साहब बसे हुए हैं, उन लोगों के चरणों की धूल को अगर हम अपने सर पे लगा रहे हैं तो किसी को एतराज़ तो होना नहीं चाहिए। तो हमें कोई किसी के साथ विरोधाभास नहीं है, हमें किसी के साथ बहस नहीं है, हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है। लोगों की सेवा करनी है, जहाँ बेहतर होगी वो करनी। हाँ, जम्मू की आवाज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैंने अपना 26 साल का पॉलिटिकल करियर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, बहुत बड़ा परिवर्तन किया। और जैसे मैंने आपको कहा, इसलिए कि जम्मू की आवाज़, जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मैं जम्मू की आवाज़ बनने में विफल हो गया, नाकामयाब हो गया, तो वो मेरी नाकामयाबी है, वो किसी की नाकामयाबी। उसको मैं पूरा सरे बाज़ार आके अपनाऊंगा और सियासत से संन्यास ले लूँगा। क्योंकि अब अगर इस वक्त भी हमने जम्मू की आवाज़ नहीं बनाई तो मुझे लगता है फिर दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। और लोगों को इस वक्त तवक्को है, पिछले 3 दिन से जिस किस्म के मुझे टेलीफोन आ रहे हैं, मैं अभी जम्मू 16 को जाऊंगा, लोगों को बड़ी उम्मीद है। मैं ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। इन चैलेंजेस को मिलकर सब मिले। मैं ये कहता हूँ किसी भी पार्टी से हो, उनको आना चाहिए। अब एक प्लेटफॉर्म बनाएं, हम क्यों ना बनाएं एक प्लेटफॉर्म, अलग अलग क्यों प्लेटफॉर्म्स बनाएं। जब हम सब लोग एक बार कमिट हो गए कि जम्मू से आवाज़ निकलनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, और इंक्लूसिव, उसके लिए हर एक वर्ग के लिए, हर एक इलाके के लिए, तो क्यों ना हम इकट्ठे हो जाएं। एक ऑब्जेक्टिव के लिए क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? इकट्ठे होना चाहिए। मैं PAGD बनी, कश्मीर के लोग इकट्ठे हुए, लद्दाख के लोग इकट्ठे हुए, कारगिल और लेह में कई इश्यूज़ पे डिफरेंसेस हैं, लेकिन आवाज़ पे इकट्ठे हुए। तो जम्मू के लिए क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? जम्मू के लिए इकट्ठे होना चाहिए। जम्मू को ज़रूरत है,
नहीं तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी, ये मेरा डर है। और मैं नहीं चाहता कि तारीख के पन्नों में ये लिखा जाए स्याही से कि लोगों की उम्मीदों पे ये भी पानी फेर के चलेंगे। वो नहीं होगा। लोगों की चरणों की धूल बनेंगे, और धूल जब चरणों की लगनी हो ना लोगों की, तो हरदीप जी बड़ा मुश्किल काम है। तो उसमें एक साथी कम ही दिखते हैं। वो होता है जब वो ऊपर वाला काम होता है, उसके लिए लोगों को होता है परेशानी। लोगों के चरणों की धूल बनना हो तो कोई कंपटीशन नहीं होता, वहाँ बड़ा खाली है काम। एक साथी तो आपका है पार्टी में, वो हैं आपके बड़े भाई हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्र में मंत्री हैं। लोगों में एक परसेप्शन है, लोगों का कहना है कि भाई एक बीजेपी में, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में, एक परसेप्शन ये भी है कि दोनों के आपस में बनती नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वही हैं जो आपको पार्टी में लेके आए हैं। सच क्या है? सच्चाई ये है कि वो मुझसे 11 साल बड़े हैं। सच्चाई ये भी है कि मेरा पॉलिटिकल करियर उनसे पहले शुरू हुआ। सच्चाई ये भी है कि हम सब लोग पारिवारिक तौर से किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं, और ना ही किसी ने परिवार में पॉलिटिक्स की। वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे मेडिसिन के, और बड़ा कामयाब डायबिटोलॉजिस्ट थे। मैंने इंजीनियरिंग की, मैं अपना काम कर रहा था, और अपना अपना काम करते हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे आदरणीय हैं। लेकिन जब 7-8 साल पहले उन्होंने सियासत का दामन पकड़ा और वो भाजपा में गए, हमने एक कॉन्शियस डिसीजन ये लिया कि हम एक दूसरे की सियासत में ना तो मदाखलत करेंगे, ना एक दूसरे के साथ सियासी कोई बातचीत करेंगे, ना कोई सियासी आपसी आमना सामना करेंगे। वो एक डेलिब्रेट डिसीजन है, क्योंकि परिवार एक है, एक ही परिवार के सदस्य हैं। वो मुझसे बड़े हैं, और वैसे भी जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से मेरा उनके सामने बोलना बनता ही नहीं है। चाहे मैं उनके साथ किसी बात पे इख्तिलाफ राय भी रखूं, मेरा अपना कोई हो, मेरा बनता नहीं है, क्योंकि बड़ा जो है वो हमेशा ठीक होता है, चाहे वो गलत भी हो। और इसलिए कभी कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, कभी कोई बहस नहीं हुई, ना ही हमारे संस्कार उस चीज़ की इजाज़त देते हैं, और ना ही मैं कभी चाहूँगा कि अपनी जीवन में कोई ऐसा मौका आए कि मैं अपने जो 2 बड़े भाई हैं उनके साथ, मेरे संस्कार इस बात की इजाज़त नहीं देते कि कभी भी किसी भी बात पे विरोधाभास हो उसमें, क्योंकि परिवार का नाम होता है, मेरी माँ है, मेरे पिता का नाम है। कोई मैं अपने जीते जी ऐसी बात नहीं करूँगा। सबसे छोटे होने का फ़ायदा भी बहुत है और नुकसान भी बहुत है। बुलडोज़र भी चल जाए तो आदमी को कहना जी ठीक चल गया। और दूसरी तरह ये है कि वो कहते हैं कि छोटे को प्यार बड़ा मिलता है। वो प्यार तो मिलता है, पर वो हमेशा समझते हैं कि ये तो बिल्कुल है ही छोटा। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ, सियासत में मैं 26 साल हो गए, 25-26 साल हो गए। डॉक्टर साहब को 8 साल 9 साल हुए। डॉक्टर साहब को लोगों का मत हासिल है। वो 2 बार मेंबर पार्लियामेंट बने, लोगों ने उनमें एतमाद रखा, और वो अपना काम कर रहे हैं। हम भी अपना काम करेंगे, और फिर आखिर फैसला जो होता है वो फिर लोगों का होता है। हाँ, और ये भी मैं बता दूं कि ना मेरी सियासत उनकी वजह से थी, ना उनकी सियासत मेरी वजह से थी। अब डीलिमिटेशन का काम जारी है, डीलिमिटेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर में इतने वक्त के बाद। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि यहाँ इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमने देखा कि ज़बरदस्त इसका विरोध किया। आप डीलिमिटेशन से कमीशन से मिले थे, तो इसको लेकर आपकी राय क्या है? इसके बाद की राजनीति को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, उस तस्वीर को किस तरीके से देखते हैं? डीलिमिटेशन भी तो एक कारण बना विरोधाभास का। डीलिमिटेशन में हमने जो डीलिमिटेशन कमीशन के सामने अपना वक्तव्य रखा, उसमें हमने ये कहा कि जम्मू को उसका हक मिलना चाहिए। उसमें भी कहा, वो लिखत है, वो उस पर भी बड़ा एतराज़ हुआ, और कहा गया कि ये शायद मैंने नागपुर से बनवाया है ये ड्राफ्ट। और फैक्ट ये है कि 10 मिनट में डिक्टेट किया था, और सारे साथी जो थे उनसे भी बात की, कोई नागपुर से मुझे नहीं आया था ड्राफ्ट। लेकिन मुझ पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि नागपुर से शायद ड्राफ्ट आया। नागपुर से कहाँ? नागपुर का मैंने एड्रेस ही नहीं देखा, ना कभी नागपुर तक पहुँचा। तो कहा कि नागपुर से आया, तो वो वहीं हमने बनाया कि ये हमारी एक सोच थी कि जम्मू को, मुझे
उसमें भी बहुत ज़्यादा मेरे पे कटाश हुए कि नहीं साहब ये क्यों जम्मू कह रहा है। तो जम्मू की बात करने में कोई हर्ज नहीं था। तो डीलिमिटेशन का वो मैंने सोचा आपको बताऊं, डीलिमिटेशन की बात की। और हमारी ये सोच है कि जो लोग चाहते हैं कि डिक्सन प्लान का वो हिस्सा कि चनाब के इस तरफ को अलग कर दो जम्मू के उस तरफ से, उसके हम खिलाफ हैं और हम लड़ेंगे। हम डिक्सन प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। और जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि डिक्सन प्लान कामयाब होगा, उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी होगी, खड़े हो जाएंगे। वक्त बताएगा। डिक्सन प्लान नहीं यहाँ चलेगा। और किसी को अगर गलतफहमी है कि डिक्सन प्लान, तो वो नहीं चलेगा। ये डिक्सन प्लान नहीं यहाँ चलने देंगे। जिनके लोगों में ये दिमाग में खुमार है कि अब डिक्सन प्लान यहाँ चलेगा, हमारे जीते जी तो नहीं चलेगा। हाँ, हम ही नहीं होंगे तो फिर जो मर्जी हो, डिक्सन प्लान कामयाब नहीं हो सकता। तो डीलिमिटेशन की बात पे मैं आ जाऊँ। ये मैंने इसलिए कहा कि मुझे लगा कि डीलिमिटेशन की बात कर लूँ आपसे, कि उस पर काफ़ी हंगामा पड़ा डीलिमिटेशन मेरे उस, हालांकि कमीशन ने उस ड्राफ्ट को समझा कि एक बड़ा अच्छा है, लेकिन हमने तो एक जेनरिक बात की थी और कोई ऐसी बात नहीं की जो पार्टी के संविधान के बाहर है। पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू की भी है, कश्मीर की भी है, लद्दाख की है। तो जम्मू की बात करने में किसी को कोई होना नहीं चाहिए। और लीडरशिप ने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन कुछ लोग थे जो इस पे एतराज़ कर रहे थे और लीडरशिप को शायद ये कह रहे थे कि नागपुर से आया। ये नागपुर से नहीं आया था, वो जम्मू से ही बना था। मेरे ही घर में मैंने ही डिक्टेट किया था, वो था। ये मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक बड़ा चर्चा है कि वो शायद नागपुर से उस वक्त तक आया। वो ऐसा नहीं था। और दूसरी बात यह है कि डीलिमिटेशन कमीशन होनी चाहिए। हर एक हिस्से को अपना हक मिलना चाहिए, हर एक वर्ग को अपना हक मिलना चाहिए, हर एक समुदाय को अपना हक मिलना चाहिए। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कोई एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आज की तो 2 महीने के बाद दोबारा करनी है। ये बड़ी ड्यू डेलिब्रेशन होनी चाहिए, इसमें बहुत तरीके से होना चाहिए और इस ढंग से होना चाहिए कि हर आदमी जो है वो इस जमहूरियत के जो एक इतना बड़ा जश्न होता है जिसे कहते हैं इलेक्शंस, उस जश्न में अपने आप को एम्पावर्ड फील करें। डेमोक्रेसी की मूल बिंदु क्या है? हर शख्स जो भारत का हिस्सा है, हर आदमी जिसका एक ही वोट है, वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करे और उसका हिस्सा बने। और वो तभी हो सकता है जब डीलिमिटेशन जो है वो इस बुनियाद पे की जाए कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट टू ईच सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ईच रीजन। अब अगर एक इलाका है, वो इतनी दूर है, उसका पोलिंग स्टेशन आप बना देंगे, अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ 10 किलोमीटर पे, तो आपने वैसे ही उसको डिसएम्पावर कर दिया। तो इसलिए डीलिमिटेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही वो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, पब्लिक डोमेन में आती है और बहस में आती है, मुझे उम्मीद है कि डीलिमिटेशन एक सुप्रीम कोर्ट की जज, ये मैंने बात उस वक्त भी कही थी, कोई ये ना कहे कि आज कही, ये मैंने उस दिन भी कही थी कि हमें पूरा उम्मीद है, उस दिन भी कही थी। उस वक्त मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो लेके गया था, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। जो मैं बातें कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि आज कोई नया रंग चढ़ गया है। उस दिन भी हमने कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वो जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करेंगी और जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के साथ तभी इंसाफ हो सकता है जब हर वर्ग को, इलेक्शन जो है आएगी, लोग अपना मत रखेंगे, जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए। जितना भी अच्छा, मनोज सिन्हा साहब एक काबिल गवर्नर हैं, एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी है, जितना भी काबिल तरीन गवर्नेंस रूल हो, वो मतवातन नहीं बन सकता एक इफेक्टिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। उसमें कारण है, आप एमएलए के पास दिन को भी जा सकते हैं, रात को भी जा सकते हैं। एमएलए को आप टेलीफोन करें, वो उठाए नहीं, तो आप ये कह सकते तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता है। एमएलए कहेगा मैं खाना खाऊंगा, वो कहेगा मैं तो भूखा हूँ, तुमने कैसे खाया। लेकिन वो एक अधिकारी को ये नहीं कह सकता, वो ये नहीं कह सकता। और जो उसका हक अपने एमएलए पे होता है, वो ये समझता है मैंने, ये एमएलए मेरा नौकर है, ये मेरा चरणदास है। और अगर एमएलए को भी ये एहसास हो कि वो लोगों का चरणदास है, तो फिर लोगों का भला होता है।
सरकारी अफसर जितना भी काबिल हो, जितना भी दयानतदार हो, जितना भी लोगों से मिलने वाला, संपर्क रखने वाला हो, कहीं ना कहीं सरकारी अफसर और लोगों में एक फ़र्क आता है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही डिलिमिटेशन होती है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो ये इलेक्शन होनी चाहिए और जो पार्टी का हुक्म होगा उसके मुताबिक हम काम करेंगे। और हम सिपाही हैं, हम हैं पॉलिटिकल सोल्जर्स जो पॉलिटिकल सिस्टम के मुताबिक चलते हैं, एक रेजिमेंटेशन के मुताबिक चलते हैं। जो पार्टी की रेजिमेंटेशन होगी उसकी हद में चलेंगे, उसके तरीके से चलेंगे। आज भी वो तरीका सीख रहे हैं और सीखते सीखते उस तरीके पे चलेंगे। और जम्मू डिक्लेरेशन और जम्मू की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पार्टी के नेतृत्व में, पार्टी के करके, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पार्टी का कि उन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन को एक रास्ता देने में मदद करने का आश्वासन दिया। और वो मैं समझता हूँ जम्मू के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात होगी, भारत के लिए बहुत बड़ी। अब जब चुनाव होंगे डिलिमिटेशन के बाद, उम्मीद की जानी चाहिए कि अप्रैल मई या उसके पहले या बाद में चुनाव ज़रूर होंगे। बीजेपी वर्सेस पीएचडी यानी गुपकार अलायंस होने वाला है। तो आप इस सिनेरियो में किस तरीके से देखते हैं कि बीजेपी किस तरीके से लड़ पाएगी जो पूरा गुपकार अलायंस एक साथ होगा, और क्या वाकई बीजेपी इस बार पहली बार अपना मुख्यमंत्री बना पाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, गवर्नमेंट कौन बनाएगा क्या नहीं बनाएगा ये लोगों ने फैसला करना है। इस वक्त गवर्नमेंट बनाने की बात नहीं है, इस वक्त लोगों तक पहुंचने की पहले बात है। अगर मुझसे कोई पूछेगा, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, आज सबसे पहले गवर्नमेंट बनाने का नहीं है, गवर्नमेंट बनाना और वो नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा एक सुदृढ़ नेतृत्व है दिल्ली में जिसने एक बड़े मजबूत फैसले लिए हैं। उन मजबूत फैसलों का लोगों तक फ़ायदा होना चाहिए। लोगों की आकांक्षाएं, भावनाएं और जो लोगों की उम्मीदें हैं उनको समझ के उन तक पहुंचना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। पहला काम ये होना चाहिए। और जैसे आप लोगों के दिल जीत लेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो आपको उस कुर्सी तक पहुंचाएंगे। मकसद कुर्सी पे पहुंचना नहीं है, मकसद है भारत को मजबूत करना, मकसद है जम्मू कश्मीर के लोगों का भला करना। कुर्सी पे बैठना मकसद नहीं है। लोग हैं जो मंबा हैं डेमोक्रेसी में, जो मंबा होता है, ये फाउंटेन हेड जिसे कहते हैं। लोगों का मन जीतिए, लोगों की बात सुनिए, लोगों के बीच में जाइए, खुद ब खुद सब चीज़ें होंगी, सच्चाई सामने आएगी। और सच ये है कि आज वक्त आ गया है कि लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। या इधर, या तो आप राष्ट्र के साथ हैं या आप राष्ट्र विरोधी। बीच वाली कहानी नहीं चलेगी। लेकिन राष्ट्र विरोध के इस तरीके को बहुत सख्ती से केंद्रीय नेतृत्व संभाल रहा है। और जो हमारे जैसे छोटे मोटे नेता हैं, सियासी कारकुन हैं, हमारा काम ये है कि हम लोगों में जाएं और लोगों के दुख दर्द को समझ के उनकी मसले का हल करें। बहुत बड़ी जीत होती है जो लोगों के चेहरे पे खुशी होती है। सियासत जो है, कुर्सी कोई खुशी नहीं देती, कोई कुर्सी खुशी नहीं देती, कोई चीज़ खुशी नहीं। लोग प्यार से आपसे मिलें, आप लोगों से प्यार से मिलें, लोग आप पे विश्वास करें। आप बाज़ार से निकलें, लोग आपको कहें कि ये आया, ये अच्छा आदमी आया। बहुत बड़ी सियासत होती है। आप लोगों में चले जाइए, लोगों के काम करिए, देखिए फिर सब कुछ होगा। 50 भी होगा, 60 भी होगा, लेकिन तभी होगा जब लोगों की सेवा की जाएगी सच्चे मन के साथ, सच्ची नीयत के साथ, और जम्मू कश्मीर के सब लोगों के लिए बराबरी के हक के लिए बात की जाएगी। तो लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि नहीं, ये इनके साथ चल रहा है। माता वैष्णो देवी से ये प्रार्थना करें कि जम्मू कश्मीर मजबूत हो, जम्मू कश्मीर के लोग मजबूत हों, और जम्मू कश्मीर मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर मुकुट है भारत का, और जम्मू कश्मीर मजबूत होगा तो मुकुट चमकेगा, भारत चमकेगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बड़े डिटेल वे में आपने तमाम सवालों को जवाब दिया, और उम्मीद है कि आज इसी तरह सियासत में आगे बढ़ते रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। शुक्रिया।